नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी कृतिका पुस्तक से संबंधित पाठ 3 रीढ़ की हड्डी करेंगे। ठीक है, इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है, थोड़ी सी लंबी है ये एकांकी, आपने इसको रीड भी करना है। ठीक है, एकांकी एक शॉर्ट नाटक की तरह होता है। तो मैं इस एकांकी की समरी आपको बताने लगी हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये एकांकी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। यह एकांकी एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। समस्या क्या है? लड़की के विवाह की। इस एकांकी में पात्रों की संख्या, जो कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत ही लिमिटेड है। इसमें कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा और उमा की माँ। उमा रामस्वरूप की पुत्री है। गोपाल प्रसाद शंकर का पिता और शंकर। ठीक है, पूरा एकांकी एक मामूली से कमरे में खेला जाता है। अब क्या होता है इस कहानी में, एकांकी में छोटी कहानी जिसे कहा जा सकता है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। राम स्वरूप और नौकर कमरे को सजाने में लगे हैं। वे तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रख देते हैं, नाश्ता आदि तैयार रखते हैं। इतने में प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। इस पर राम स्वरूप कहता है कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं। प्रेमा कहती है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा रखा है। मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रख दिया है, पर उसे तो इन चीज़ों से नफ़रत है। राम स्वरूप कहता है, ना जाने कैसा इसका दिमाग है। उमा बीए पास है, लेकिन राम स्वरूप लड़के वालों को बताता है कि लड़की 10वीं पास है, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नाश्ते में टोस्ट के लिए मक्खन नहीं था, अतः राम स्वरूप नौकर रतन को मक्खन लेने के लिए भेज देता है। रतन बाहर जाते हुए देखता है कि कोई घर की ओर चला आ रहा है। वह मालिक को बताता है। थोड़ी देर में दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दरवाज़ा खोलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर अंदर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करता है। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना करने लगते हैं। ये चीज़ हमारे ज़माने में अच्छी थी या इस ज़माने में कैसी है। अचानक अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहता है, अच्छा तो साहब, बिज़नेस की बातचीत हो जाए। वे शादी विवाह को बिज़नेस समझते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने चले जाते हैं। पीछे से गोपाल अपने बेटे शंकर से कहता है, आदमी तो भला है, वकान से हैसियत भी बुरी नहीं है। पता चले लड़की कैसी है। वह अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटता है। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराता है। नाश्ते के दौरान दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के संबंध में पूछते हैं, तो रामस्वरूप कहता है, वह तो आप देख लीजिएगा। जब जन्मपत्री मिलाने की बात चलती है तो रामस्वरूप कहते हैं कि उन्हें ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, उन्हें मिला हुआ ही समझिए। बातचीत के दौरान गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के संबंध में अपनी शंका दूर करना चाहता है। उसने अफवाह सुनी थी कि लड़की ने बीए की है। वह स्पष्ट करता है कि उसे तो मैट्रिक पास बहू चाहिए। क्यों? कारण उससे नौकरी तो करानी नहीं है। इस तरह वो कम पढ़ी लिखी बहू मांगते हैं। उमा को बुलाया जाता है। वह सिर झुकाए हाथ में पान की तश्तरी लेकर आती है। उमा के चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक उठते हैं और एक साथ उनके मुंह से निकलता है, चश्मा। रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह स्पष्ट करता है। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल, चेहरे की छवि को देखते हुए मानो गाने बजाने के संबंध में पूछता है। उमा सितार उठाकर मीरा का गीत सुनाती है। गीत सुनाते हुए उसकी नज़र लड़के पर पड़ती है। वह उसे पहचान जाती है और गाना बंद कर देती है।
इसके बाद उमा से उसकी पेंटिंग सिलाई के संबंध में पूछा जाता है। इनका उत्तर रामस्वरूप देता है कि ये सब उसकी बेटी ने ही बनाए हैं। उसके बाद गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हैं और उमा को उत्तर देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से जवाब देने को कहते हैं कि लड़की कहीं गूंगी तो नहीं है, ये जानना चाहते हैं। उमा फिर हल्की सी बात जवाब देती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार मेज़ कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। उमा ये जवाब जो है बड़े ही टोंट में कहती है। ठीक है, तो रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा 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 कहती है, अब मुझे कह दे लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए, क्या इन लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या लड़कियां बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर ले जाए? गोपाल प्रसाद इतने में ताव में आ जाते हैं। बाबू रामस्वरूप पूछते हैं, गोपाल प्रसाद उन्हें कहते हैं कि आपने तो मेरी इज्जत उतारने में मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे यहाँ इज्जत उतारने के लिए बुलाया था। तो इस तरह दोनों में नोकझोंक होने लगती है। उमा फिर कहती है, हमारी बेइज्जती नहीं होती क्या? हम लड़की वाले हैं तो हम चुपचाप सहते रहें? मतलब इस तरह से उन दोनों का जो है झगड़ा होने लगता है, थोड़ी सी तू मैं होने लगती है। लड़की होने का मतलब ये नहीं है कि वो बिकाऊ हैं। इस तरह उमा की सोच है और उस समाज पर थप्पड़ लगाती है उमा, जो लड़की को एक वस्तु के रूप में खरीदते हैं। उमा कहती है, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो इतनी देर से आप नापतोल कर रहे हैं, और ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में क्या करने के लिए गए थे, क्यों उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद कहते हैं, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा, हाँ पढ़ी हूँ, बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की है और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। गोपाल प्रसाद खड़ा हो जाता है और रामस्वरूप को बुरा भला कहता हुआ अपने बेटे को साथ लेकर दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। उमा पीछे से कहती है, जाइए जाइए, घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है, यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। इतने में रतन मक्खन लेकर आता है और एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी शीर्षक रखा है, मतलब सिर्फ 3 शब्दों का शीर्षक है। इस शीर्षक को पढ़ने में बहुत ही रोचकता आती है। कहानी जो है शीर्षक की दृष्टि से बिल्कुल सार्थक है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और वो लड़का झुका हुआ बैठा रहा था और उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो उसी लड़की के कारण ही टूटी थी। मतलब लड़कियों के हॉस्टल में जब वो चक्कर लगाने, उनको छेड़ाछाड़ी करने के लिए आता था, तो उन लड़कियों ने उसकी खूब धुनाई की थी और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। तो कुल मिलाकर ये एकांकी जो है लड़कों के लिए, समाज के लिए एक चांटे के रूप में आती है, जो चारित्रिक रूप से कमज़ोर हैं, फिर भी लड़कियों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने ऊपर जो है किया हुआ खर्च है माँ बाप द्वारा, उसको वसूलने की कीमत जो है दहेज के रूप में लेने की पूरी सोच रखते हैं। ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया गया है, उनको सीख दी गई है इस एकांकी द्वारा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस एकांकी को आपने नाटक के रूप में भी पढ़ना है, कैरेक्टर्स के फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको इसका सार समरी समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।